हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट स्टडी टुडे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर। अगर आपने जियोग्राफी ले रखा है बीए में, तो आपके फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में जो पेपर होगा उस पेपर का नाम है भौतिक भूगोल, यानी कि फिजिकल जियोग्राफी। ठीक है, तो फिजिकल जियोग्राफी क्या है, इसका सिलेबस हमने सबसे पहले कंप्लीट करा दिया है। यूनिट 1 को हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है, यूनिट 2 को भी हमने कंप्लीट एक एक वीडियोस में डिस्कस किया है अच्छे तरीके से। तो अगर आपने उस वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। आप उसे ओपन करेंगे तो आपको सारी वीडियोस इस पेपर से संबंधित सारी वीडियोस आपको सिस्टमेटिक वे में आपको देखने को मिलेंगी। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यूनिट 3 को। यूनिट 3 को हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे, इसमें क्या पढ़ना है और कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं किन किन टॉपिक से, ताकि हम उन प्रश्नों का इजीली आंसर दे पाएँ जब अभी अपने एग्जाम को हम देने जाएँ तो। ठीक है, तो इस यूनिट से जो भी क्वेश्चन बनेंगे आप उन प्रश्नों का आसानी से उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं इस यूनिट में हमें पढ़ना क्या क्या है। इस यूनिट में हमें पढ़ना है सेल के विषय में पढ़ना है, यानी कि चट्टान जिसे कहते हैं। उत्पत्ति इसकी हुई कैसे हुई और इसका वर्गीकरण क्या हुआ, विशेषताएं क्या कौन कौन सी हैं। उसके बाद हमें पढ़ना है वलन, वलन क्या है, भ्रंशन क्या, अपक्षय क्या, अपर्दन चक्र क्या है। और फिर हम पढ़ेंगे अपवाह तंत्र, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम, जो नदियाँ वगैरह हैं कैसे प्रभावित होती हैं, तो उसका अपवाह तंत्र के विषय में पढ़ेंगे। इन सभी चीज़ों को पढ़ना है। तो चलिए हम देखते हैं यूनिट 3 को। हम यूनिट 3 का सबसे पहला टॉपिक हम देखेंगे सेल। सेल क्या होता है और इनकी सेल की चट्टान जो है उसकी उत्पत्ति, वर्गीकरण एवं विशेषताएं, इसकी महत्व क्या है, उसके विषय में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सेल होता क्या है। सेल बेसिकली क्या होता है, एक ठोस पदार्थ होता है जो खनिजों से बने होते हैं ना। आगे हम डिफिनीशन और अच्छे से बताएंगे, अभी हम सिंपली समझाने के उद्देश्य से हम बता रहे हैं कि सेल जो होता है एक ठोस पदार्थ जो होता है वो खनिजों से बने होते हैं। और सेलों का वर्गीकरण देखा जाए तो सेल जो होते हैं, जो सेल होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, एक आग्नेय सेल, एक औषधि सेल और एक कायांतरित सेल। कायांतरित सेल, इन्हीं को हम रूपांतरित सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो आग्नेय सेल यानी इग्नीशियस एंड सेडिमेंट्री और मेटाफॉर्मिक, ये 3 तरीके की सेलें होती हैं। अब देखते हैं पहले को हम आग्नेय सेल। आग्नेय सेल होता क्या है, तो तप्त और तरल मैग्मा, जो तप्त और तरल मैग्मा के जमने से इन ठोसों का निर्माण, इन ठोस चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, तो तरल तप्त मैग्मा के जमने से आग्नेय सेल का निर्माण होता है। इसमें जो होता है जीवाश्म जो होता है नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है, जीवाश्म, जीवाश्म नहीं पाया जाता। जीवाश्म क्या होता है, जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, जीव जंतु के कंकाल वगैरह, ये सारी चीज़ें इस परत में नहीं पाई जाती हैं, इस लेयर में नहीं, मतलब कि इस तरीके के चट्टान में नहीं पाया जाता। ये अपरतदार होती हैं, इनकी परत दर परत नहीं जमता, ये एक ही बार में ये अपरतदार होती है, एक ही बार में ये चट्टान बन जाती है। रवेदार होते हैं, रवेदार का मतलब कि इसमें गोले गोले एक तरीके से छिद्र होते हैं, उसी को बोलते हैं रवेदार। ठीक है, और उसके इसमें बोलते हैं आग्नेय जो सेलों के लक्षण जो है उसको हमने देखा कि ये इसमें क्या होते हैं, एक तरीके से ठोस होते हैं और ये रवेदार होते हैं। ठीक है, ये अपरतदार होते हैं। आगे हम देखते हैं स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर जो है, स्थिति के आधार पर आग्नेय शैलों के प्रकार, स्थिति के आधार पर 3 तरीके के होते हैं। अंतर्वेधी, पहला होता है अंतर्वेधी, दूसरा मध्यवर्ती और बहिर्वेधी। देखिए इसमें क्या होता है, जब भी आग्नेय शैल चट्टानों का निर्माण होता है तो इन 3 तरीकों से हो सकता है। या तो अंदर ही वो जम जाए, यानी कि जहाँ पर ज्वालामुखी, जैसे यहाँ मान लीजिए धरती के भीतर कहीं गैप है, कुछ होल है, तो जब निकलेगा तो वो इधर ही चला जाएगा, तो यहीं पर अंदर ही जब जम जाएगा तो क्या होगा ऐसे सिचुएशन में, तो उसको बोलेंगे अंतर्वेधी शैल चट्टान। अंतर्वेधी आग्नेय शैल का निर्माण हो गया, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, ये अंदर ही जम जाते हैं और इसमें रवेदार जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं छिद्र, और इसमें एक तरीके से जैसे कि ग्रेनाइट इसका एग्जांपल है। ठीक है, आगे हम देखते हैं मध्यवर्ती सेल। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, मध्य भाग में ज्वालामुखी जब आता है या जो भी इस मैग्मा तरल तप निकलते हैं तो बीच भाग में ही जम जाते हैं। ठीक है, बीच भाग में ही जम जाते हैं, जिससे मध्यवर्ती सेल अग्नि चट्टानों का निर्माण होता है। इसमें औसतन यानी कि रवेदार होते हैं एज मतलब कि साइज में। और लास्ट है बहिर्वेदी अग्नि सेल, इसमें बाहर निकल जाते हैं, यानी कि जब ज्वालामुखी आता है तो बाहर निकल जाता है, तो जो चट्टान का निर्माण होता है उसे बोलते हैं बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान, बहिर्वेदी आग्नेय सेल का निर्माण होता है। इसमें छोटे छोटे रवेदार होते हैं, छोटे छोटे रवेदार होते हैं। और ये जैसे कि बेसाल्ट हो गया, काली मिट्टी होता है, काली मिट्टी। ठीक है, इस तरीके के चट्टान होते हैं इसके अंतर्गत। आगे आप देखते हैं संरचना, यानी संरचना एक तरीके से तत्वों के आधार पर, सिलिका के अधिकता या कम के आधार पर 2 तरीके की चट्टानें होती हैं। ठीक है, एक तो होता है अधिसिलिक चट्टानें, अधिसिलिक सैलें, और एक अपसिलिक सैलें, जिसमें लगभग ज़्यादा मात्रा में होता है, लगभग 80% में उसे बोलते हैं अधिसिलिक सैलें, और जिसमें लगभग 52% होता है उसको बोलते हैं अल्पसिलिक चट्टानें। अब देखते हैं आग्नेय शैलों का महत्व। आग्नेय शैलों का महत्व हम देखते हैं किस तरीके से। तो आग्नेय शैल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें खनिज भंडार है। खनिज भंडार मतलब जैसे कि बहुमूल्य जो खनिज होते हैं, जैसे कि सोना, लोहा, तांबा आदि, ये सारी चीज़ें भरपूर मात्रा में इन चट्टानों में पाई जाती हैं, क्योंकि धरती के भीतर से ये निकलती हैं। जब लावा मैग्मा वगैरह जब निर्माण होता है तो ये धरती के भीतर से निकलती हैं। और ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, जब धरती के भीतर से निकलेगी तो धरती के अंदर कई सारे मिनरल्स हैं तो वो सब बाहर आएंगे, इसीलिए उनमें क्या होता है, कई तरह के खनिज पाए जाते हैं भरपूर मात्रा में। आगे हम देखते हैं दूसरा जो है चट्टानों के प्रकार में औषधि चट्टान, यानी सेडिमेंट्री औषधि चट्टान। औषधि चट्टान क्या होती है, औषधि चट्टान के विषय में देखते हैं। तो ये एक तरीके की परतदार चट्टानें होती हैं, परत दर परत
जमती जाती हैं समय के साथ साथ, और इसमें रवेदार नहीं होता, ये पूर्ण रूप से ये अच्छे तरीके से बैठती जाती है मिट्टी। और इसमें जीवाश्म जो होते हैं भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। जीवाश्म का मतलब जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया वगैरह, इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। तो जीवाश्म जो होते हैं इसमें भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कैसे इसका निर्माण होता है। देखिए, जल, वायु तथा हिम के द्वारा, इन सभी के द्वारा स्थानांतरित मिट्टी, कंकड़ तथा पत्थरों के निक्षेप के रूप में भूपटल पर बन जाते हैं। ठीक है, और इन्हें औषधि सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? औषधि सेल। समझने का प्रयास करते हैं एक तरीके से। जैसे मान लीजिए कई सारी नदियाँ होती हैं ना, तो नदियों के द्वारा मिट्टी, कंकड़ आदि लाती हैं और मैदानी भागों में वो जमा देती हैं। यानी कि यहाँ पर जम जाता है धीरे धीरे, और पहाड़, नदियाँ वायु के माध्यम से जमते चले जाते हैं, जिससे वहाँ पर जो होता है औषधि चट्टानों का निर्माण होता है। उस समय चाहे वो उसके नीचे पेड़ आए, जो भी चीज़ें आए वो सब दब जाती हैं। तो इस तरीके से निर्माण होता है औषधि चट्टानों का। ठीक है, अब देखते हैं औषधि चट्टानों के प्रकार में। तो औषधि चट्टानें दो तरीके, एक तो कार्बनिक होती है, एक अकार्बनिक। अकार्बनिक में जैसे चूना पत्थर, बालू का पत्थर, और कार्बनिक में जैसे कोयला हो गया, आयल सेल होते हैं, ये सारी चीज़ें। आगे हम देखते हैं अपर्दन चूर्ण से निर्मित शैलें। अपर्दन चूर्ण से निर्मित जो शैल होती है उसके विषय में देखिए, बलुई शैलें होती हैं और मृण्मय शैलें होती हैं। इसमें खनिज प्रधानता होती है और इसमें मिट्टी के सूक्ष्म कण होते हैं। मृण्मय शैल में मिट्टी के सूक्ष्म कण होते हैं और बलुई शैल में ये खनिज प्रधानता होती है। आगे हम और देखते हैं पृथ्वी के स्थान के आधार पर औषधि शैलों के प्रकार कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। तो ये महाद्वीपीय शैलें हो सकती हैं या फिर सागरीय शैलें हो सकती हैं ना, क्योंकि ये या तो महासागर में होंगी या तो एक तरीके से महाद्वीपों पर होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं आगे हम देखते हैं औषधि शैलों के आर्थिक महत्व। इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, क्या लाभ मिलता है? तो इससे हमें लाभ मिलता है, पहली चीज़, औषधि शैलों में कोयला, खनिज तेल भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। जीवाश्म जो होते हैं वो भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। चूना, खड़िया, सीमेंट तथा बालू से कांच बनाए जाते हैं। इन सभी के माध्यम से ये सारी चीज़ें फ़ायदा होते हैं। सोना, टिन, तांबा आदि धातु भी पाए जाते हैं। जब बहा कर लाते हैं तो उसमें जम जाता है ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम देख सकते हैं औषधि चट्टानों का महत्व क्या है। खनिज पदार्थ पेट्रोलियम वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चूना पत्थर, खड़िया, सीमेंट, बालू के निर्माण में इनका, बालू से कांच के निर्माण में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से सोना, टिन, तांबा आदि धातु भी पाए जाते हैं। आगे हम देखते हैं भूपटल पर सर्वाधिक जो भाग है, भूपटल पर सर्वाधिक भाग कौन सा है? आग्नेय चट्टान से बना है। सर्वाधिक भाग जो है आग्नेय चट्टानों से बना है। लेकिन अगर पूछा जाए भूपटल पर सर्वाधिक जो है वो औषधि चट्टान पाई जाती है। ठीक है, यानी कि जो बना है वो आग्नेय चट्टानों से बना है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मात्रा में है धरती पर वो है औषधि चट्टानें। ठीक है, आगे हम देखते हैं कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। तीसरा जो आग्नेय सेल मतलब जो सेल के तीसरा प्रकार है वो कायांतरित या रूपांतरित सेल, मेटामॉर्फी। इसमें हम देखते हैं मेटामॉर्फिक जो चट्टान होती है, रॉक्स होती हैं, उसके विषय में देखते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है? ये इसमें परिभाषा क्या होता है? ताप या दाब के कारण चट्टानों के रूपों में परिवर्तन हो जाता है। ताप और दाब के कारण समय के साथ साथ इसमें क्या होता है? चट्टानों में परिवर्तन हो जाना ही क्या होता है? कायांतरित रूपांतरित चट्टानों के निर्माण होते हैं। चूना पत्थर जैसे औषधि चट्टान, देखिए चूना पत्थर जो है यानी एक संगमरमर है और ये एक चूना पत्थर औषधि चट्टान है, और इसमें ताप दाब आदि के कारण से ये रूपांतरित चट्टानों के निर्माण में संगमरमर बनाती हैं। ठीक है, तो औषधि चट्टान तो थी, क्या थी? औषधि चट्टान कौन सी थी? इसमें चूना पत्थर जो है एक तरीके औषधि चट्टान है, लेकिन क्या होता है परिस्थिति के आधार पर, ताप दाब आदि इस बाह्य कारकों के आधार पर इसमें ये रूपांतरित चट्टानों का निर्माण करती है, यानी कि संगमरमर का निर्माण करती है। जैसे इसी तरीके से बालू का पत्थर है तो ये क्वार्टजाइट के रूप में निर्माण करती है। कोयला है तो ग्रेफाइट, हीरा के रूप में निर्माण करती है। ठीक है, ये चट्टानों के ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कायांतरित या फिर रूपांतरित चट्टान क्या है। आगे हम देखते हैं अब हम देखते हैं सेल क्या होते हैं। सेल के विषय में हम थोड़ा परिभाषा से देखते हैं। ये पृथ्वी की ऊपरी चट्टानें, जो पृथ्वी की ऊपरी परत पर बनी चट्टानों को हम सेल भी कहते हैं। जो चट्टानें हैं एक तरीके से पृथ्वी की ऊपरी परत चट्टानों से बनी होती है, और चट्टानों को ही हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। भूपटल पर पाए जाने वाले कठोर या मुलायम पदार्थ को धूल या मिट्टी से बने होते हैं और इन्हें ही हम कहते हैं सेल कहते हैं। ठीक, यानी कि भूपटल पर जो जितने भी कठोर हैं, मुलायम पदार्थ जो भी धूल मिट्टी से बने होते हैं वो चट्टानें होती हैं, ये सेल होती हैं। ये ग्रेनाइट, ये जो सेलें हो सकती हैं, ये क्या हो सकती हैं? तो ये सेलें हो सकती हैं, ये चाहे ग्रेनाइट जैसे कठोर हों या बालू मिट्टी जैसे मुलायम हों। पृथ्वी में धरातल के अंदर अनेकों पदार्थ पाए जाते हैं जो अक्सर सेल, खनिज धातु, भूमिगत जल, गैस, मैग्मा आदि के अनेक जो यौगिकों के सम्मिश्रण से इन चट्टानों का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये चट्टानों के विषय में था, यानी कि सेल चट्टान मतलब कि एक तरीके से सेल क्या है, सेल के विषय में हमने देखा कैसे निर्माण होता है। ठीक है, तो सेल क्या है? तो सेल क्या है? पृथ्वी के भूपटल पर जो मिनरल्स होते हैं, एक तरीके से मिट्टी, बालू, पत्थर आदि इनसे जो से निर्मित एक तरीके का एक यौगिक मिश्रण होता है, और एक तरीके का जिससे वो चट्टान का निर्माण करती हैं। चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं, जो पहले ही बताया था। आग्नेय चट्टान, औषधीय शैल और कायांतरित या रूपांतरित शैल इसी को कहते हैं। ठीक है, आग्नेय चट्टान क्या होता है? ये चट्टानें पिघली हुई चट्टानों के ठंडे होने से बनती हैं। आग्नेय चट्टानें मैग्मा और लावा के ठंडा होने और जमने से बनने वाली चट्टानें होती हैं। आग्नेय शैल, जो आग्नेय शब्द है ये लैटिन भाषा के अग्नि से बना है। ठीक है, आग्नेय चट्टानें पृथ्वी
पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से से मैग्मा के सतही की ओर बढ़ने या ज्वालामुखी से लावा और राख के रूप में बाहर निकलने से बनती है। समझ में आया कि नहीं? तो मतलब कि एक तरीके से जो आग्नेय चट्टानें हैं वो पृथ्वी के भीतरी भाग से जो पृथ्वी के अंदर जो लावा मैग्मा ये पदार्थ खनिज पदार्थ हैं उन्हीं सबके बाहर निकलने से जब निकलता है तो उन्हीं से जब ठंडी होती है वो सारी चीज़ें तो वो एक तरीके से आग्नेय शैल का निर्माण करती हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं आग्नेय चट्टानों के प्रकार। आग्नेय चट्टानें दो तरह की होती हैं, एक तो अंतर्वेदी चट्टान, एक बहिर्वेदी। जो पहले ही हमने बताया था तीन तरीके की ना, एक मध्यवेदी भी होता है। तो जब मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आने से पहले ही जम जाए तो जमीन के अंदर ठंडा होकर जम जाता है तो उसे अंतर्वेदी चट्टान कहते हैं। बहिर्वेदी चट्टान क्या होता है? जब मैग्मा ज्वालामुखी के जरिए पृथ्वी के सतह पर आता है और ठंडा होकर जम जाता है तो उसे बहिर्वेदी चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं? बहिर्वेदी चट्टान कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के भीतर न होकर जब बाहर निकल कर जमता है तो उसे बहिर्वेदी, और जब पृथ्वी के भीतर ही निकलने से पहले वो जम जाए तो उसको बोलते हैं अंतर्वेदी चट्टान। अब देखते हैं औषधि चट्टान के विषय। सूर्यताप, वर्षा, पाला जो है ना, पाला से चूर्णित पदार्थों के नदियों या हिमनदियों द्वारा बहाकर या हवा में उड़कर किसी झील या समुद्र में जमा होने से ये चट्टानें बनती हैं। इन चट्टानों में परतें पाई जाती हैं, परत दर परत जमती हैं, इसीलिए इनको परतदार चट्टान भी कहते हैं। ठीक है, इसीलिए हम क्या कहते हैं औषधि चट्टान को हम परतदार चट्टानें भी कहते हैं। औषधि चट्टानें पृथ्वी के सतह पर जमा होने के कारण कणों से बनी होती हैं, तो क्योंकि पृथ्वी की सतह पर जमा होने के वाले कणों से बनी होती हैं। ठीक है, तो एक तरीके से हमने देखा औषधि चट्टानें क्या हैं, ये परतदार होती हैं, इन्हें परतदार चट्टानें भी कहते हैं। आगे हम देखते हैं इन चट्टानों के बारे में कुछ खास बातें। जैसे औषधि चट्टानें प्रकृति के कारकों से बनी होती हैं। प्रकृति के मूल कणों जैसे धूल, मिट्टी, कण आदि इन सबको एक स्थान से दूसरे स्थान पर निक्षेपित करके परत दर परत जमती चली जाती हैं, जिससे औषधि चट्टानों का निर्माण होता है। ये चट्टानें परतदार होती हैं, इनमें वनस्पति और जीव जंतुओं का जीवाश्म भरपूर मात्रा में पाया जाता है। पहले ही बताया, जो भी उस समय आएगा उस परत के नीचे वो सब जमता चला जाएगा। इसमें लौह, अयस्क, फास्फेट, कोयला और सीमेंट बनाने की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, औषधि चट्टानों में खनिज तेल यानी पेट्रोलियम वगैरह ये सारी चीज़ें भरपूर मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। औषधि चट्टानों के कुछ उदाहरण जैसे कि बलुआ पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर, स्लेट, नमक की चट्टान, ये सारी चीज़ें। और जैसे आगरा का किला जो है या फिर दिल्ली का लाल किला जो है वो बलुआ पत्थर औषधि चट्टानों से ही बनाया गया है। ठीक है, कायांतरित चट्टान। अब देखते हैं तीसरा, हम देखते हैं औषधि चट्टान देखते हैं, हम कायांतरित चट्टान तीसरे देखते हैं। ये चट्टानें उच्च तापमान और दाब के कारण चट्टानें जो होती हैं, चट्टानों में बदलाव आता है, चट्टानों के बदलने से बनती है। ठीक है, तो ये चट्टानें जो होती हैं ये उच्च तापमान और दबाव के कारण चट्टानों के बदलने से बनती हैं। पृथ्वी के आंतरिक तापमान और दाब के कारण आग्नेय या औषधि जो चट्टानें हैं उनमें बदलाव आता है, और इसी बदलाव आने से हमारी जो आग्नेय चट्टान है, मतलब आग्नेय या औषधि चट्टानें वे बदल जाती हैं कायांतरित चट्टान यानी रूपांतरित चट्टान में बदल जाती हैं। तो बदलाव आने से बनती हैं। कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें वे चट्टानें होती हैं जो पृथ्वी के एक तरीके से पृथ्वी की पपड़ी के अंदर भूकंपीय गतिविधियों के कारण तीव्र गर्मी और दबाव के संपर्क में आने के बाद ये बदल जाती हैं। ठीक है, बदल जाती हैं। तो जब भी कायांतरित या रूपांतरित चट्टानें वे चट्टानें होती हैं जो पृथ्वी के पपड़ी के अंदर भूकंपीय गतिविधि के कारण तीव्र गर्मी या दबाव के संपर्क में आने के बाद बदल जाती हैं। आगे देखते हैं आग्नेय औषधि या पहले से मौजूद रूपांतरित चट्टानें से ये बनती हैं। कौन? रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें। कायांतरित चट्टानों की कुछ खास बातें जो हैं, जैसे कि ये चट्टानें आमतौर पर क्रिस्टलीय होती हैं और इनमें रिबन जैसे परतें होती हैं। ये पत्तेदार बनावट होती है इनकी, और चट्टानें प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खनिजों से बनी होती हैं। प्राकृतिक खनिज जो होते हैं उन्हीं से बनी होती है, यानी औषधि आग्नेय चट्टानों से ही बनाई होती है। इसमें जो जीवाश्म होते हैं बहुत कम मात्रा में होते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से परिवर्तन होता है इसमें ताप और दबाव के कारण परिवर्तन होता है, जिससे इसमें जीवाश्मों की मात्रा कम पाई जाती है। कायांतरित चट्टानों के कुछ उदाहरण जैसे कि संगमरमर हो गए, स्लेट हो गया, ग्रेनाइट हो गया, नीस हो गया, क्वार्ट्जाइट हो गया एंड बायोटाइट सिस्ट, ये सारे एग्जाम्पल इसके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कायांतरित चट्टानों के कुछ एग्जाम्पल भी देख लिए। तो हमने देखा आग्नेय चट्टानों के तीनों प्रकार के विषय में। अब हम देखते हैं अगला जो टॉपिक है वलन क्या है। वलन क्या है उसके विषय में पढ़ते हैं। भ्रंशन क्या है, अपक्षय क्या है, अपर्दन क्या है, अपर्दन चक्र, इन सब के विषय में पढ़ना है। तो वलन क्या है उसका विषय में पढ़ेंगे, भ्रंशन क्या है, अपक्षय, अपर्दन चक्र। ठीक है, इसके विषय में हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले, देखिए हमारा टॉपिक तो यही है। अब इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले बल क्या है। बल तो जो भी कुछ होता है ना, इन सभी का निर्माण किसी न किसी बल के कारण होता है। देखिए, तो जो धरती पर है बल जो कैसे काम करता है, एक तो अंतर्जात बल काम करता है, एक बहिर्जात बल काम करता है। यानी बाह्य कारक के कारण जो होता है, वायु हो गया, नदियों के माध्यम से, जल के माध्यम से, वायुदाब के माध्यम से, इन सभी के कारण से ये जो बहिर्जात बल होता है वो होता है। अंतर्जात बल यानी कि पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण, पृथ्वी के अंदर के बलों के कारण जो होता है उसे बोलते हैं अंतर्जात बल। ठीक है, अब देखते हैं इसमें ये दो तरीके की होती हैं। इसमें पटल विरूपणी होता है और एक आकस्मिक होता है।
या अंतर्जात बल भी जो होता है वो दो तरीके के होते हैं। एक तो एक तरीके से पटल विरूपणी यानी कि धीरे धीरे जो समय के साथ धीरे धीरे उसमें बल काम करता है, और एक आकस्मिक होता है अचानक आ जाना, जैसे कि भूकंप अचानक हो जाता है, ज्वालामुखी, ये सारी घटनाएं जो होती हैं ना अचानक बल के कारण होती हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, अब देखते हैं पटल विरूपणी में भी हम देखते हैं कि दो तरीके के होते हैं। एक तो महादेश जनक होता है, एक पर्वत निर्माणकारी होता है। महादेश जनक यानी कि जो देश वगैरह होते हैं, जब महादेश वगैरह देश होते हैं उनका निर्माण जो होता है कैसे होता है, और पर्वत निर्माणकारी जो होते हैं, पर्वतों का निर्माण जो होता है किस तरीके से होता है, तो इन्हीं बल के कारण होता है, अंतर्जात बलों के कारण होता है। इसमें धीरे धीरे यानी पटल विरूपणी के कारण होता है, धीरे धीरे। ये जो टॉपिक है काफ़ी हम डिटेल्स पढ़ा रहा हूँ, यानी कि हम समझाने के दृष्टि से आपको बेहतर, ताकि इस यूनिट के सारी जो नॉलेज है आपको एक समझ हो जानी चाहिए कि कैसे काम करता है। ठीक है, तो पटल विरूपणी जो है एक तरीके से ये धीरे धीरे समय के साथ होता है। तो यहाँ पर ये तो देशों का जन्म हो सकता है या फिर पर्वत निर्माण हो सकता है। ठीक है, अब महादेश जनक भी दो तरीके से हो सकता है, या तो धीरे धीरे कोई चीज़ महादेश कोई भी देश डूब सकता है, या फिर कोई चीज़ देश उभर सकता है, निकल सकता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ हो सकती है इसमें, दूसरा होता है यहाँ पर हमने महादेश में एक उभरना या डूबना हो सकता है, लेकिन पर्वत निर्माणकारी में एक हो सकता है तनाव, यानी कि तनाव दो तरीके से, तनाव ये तो संपीड़न हो, जब आपस में कोई चीज़, यहाँ पर आप ग्राफ देखिए, यहाँ पर ग्राफ आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ग्राफ एक तरीके से, यहाँ पर कोई भी चीज़ है जो एक इधर जा रही है और एक इधर, तो यहाँ पर तनाव होगा, खिंचाव होगा ना, एक दूसरे से बाहर की ओर खिंचाव हो रहा है। और यहाँ पर संपीड़न में एक दूसरे को ढकेल रहे हैं, यानी एक दूसरे से टकराव हो रहा है। यहाँ पर देखिए आपस में टकराव होते हैं, तो ये एक तरीके से यहाँ पर संपीड़न हो रहा है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर हम पर्वत निर्माणकारी में इन दोनों प्रक्रिया से हो सकता है। तो जब ऐसे सिचुएशन आती है, तो यानी कि तनाव जब प्रक्रिया होती है, तो यहाँ पर चट्टानें बनती हैं, सैलें बनती हैं, या फिर भ्रंशन होता है। ठीक है, चट्टानों का बनना होता है या फिर भ्रंशन होता है। और संपीड़न में होता है वलन का निर्माण और संवलन का निर्माण। ठीक है, एक तरीके से चट्टानें तो आप समझ गए हैं क्या है, जब कोई चीज़ ऐसे इधर से और एक इधर जाएगी तो बीच से जो भी मैग्मा वगैरह निकलेगा वो चट्टानें ही निर्माण करेंगी, या फिर दरार। भ्रंशन का मतलब है एक तरीके से दरार का निर्माण करना, गैप निर्माण करना, दरार, तो यानी गैप खाली हो जाएगा, एक दरार यानी भ्रंश हो जाएगा, इसीलिए उसे बोलते हैं भ्रंशन। ठीक है, अब संपीड़न क्या है, संपीड़न का मतलब है, संपीड़न में देखते हैं, संपीड़न में हमें क्या, वलन क्या, तो जब क्या टकराव होगा कोई दो आपस में एक दूसरे से, तो ये ऊपर की ओर उड़ जाएंगे, ऊपर की ओर फोल्ड हो जाएंगी, मूर्ति चली जाएंगी। तो ऐसे आकृति जब निर्माण होती है फोल्डिंग की, तो उसे बोलते हैं वलन। ठीक है, इसी तरीके से समवलन भी है, वो भी एक फोल्डिंग ही है। ठीक है, आगे अब हम देखते हैं, अब हम देखते हैं बहिर्जात वलन। बहिर्जात बल क्या होता है, ये अनाच्छादित बल। देखिए ये जो होता है अनाच्छादन बल, यानी कि बाह्य कारक क्योंकि बल के कारण होता है। बहिर्जात बल जो बाह्य कारक बल होते हैं, बता दिया, वायु हो गया, जल हो गया, नदी, हिमनद, इन सभी के कारण से, जो बहाव के कारण से होते हैं वो। तो इसमें एक होता है अपक्षय, एक अपर्दन। अपक्षय क्या होता है, जब क्या होता है, किसी बाह्य बल के कारण जो होता है, ये पत्थर जो है ना वो टूट जाए, टूटते चले जाएं, तो टूट कर वहीं गिर जाए, तो इस क्रिया को बोलते हैं अपक्षय। धीरे धीरे उस पत्थर का नष्ट होना, टूटना ही अपक्षय है। लेकिन अपर्दन क्या है, अपर्दन का मतलब उस टुकड़े को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की प्रक्रिया ही अपर्दन होता है। ये कब हो सकता है, ये तो नदी आए, कोई पानी के बहाव से, वायु के माध्यम से, किसी के माध्यम से वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक यदि ले जाता है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, अपर्दन की प्रक्रिया अपर्दन कहते हैं। स्थानांतरण देखिए, साफ साफ लिखा स्थानांतरण। तो ये स्थानांतरण कैसे हो सकता है, ये पवन के माध्यम से हो सकता है, नदियों के माध्यम से, हिमनद के माध्यम से, समुद्र के माध्यम से, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ों से होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं भ्रंशन, यानी कि भ्रंशन, क्योंकि हमारा टॉपिक है भ्रंशन और बलन। तो भ्रंशन देखिए हमने बता दिया ना, यानी जब भ्रंशन का मतलब है जो प्लेटें जो है ना, प्लेटें नीचे हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान यानी कि आपस में विपरीत दिशा में जब चलती हैं तो तनाव होता है। तो जब तनाव के कारण क्या होगा, यहाँ से कई सारे गैप हो जाएंगे या फिर मैग्मा वगैरह निकलेगा। तो जब गैप होगा ऐसी सिचुएशन में भ्रंशन का निर्माण होगा, यानी खाई का निर्माण एक तरीके से हो रहा है। यहाँ पर देखिए ना ग्राफ में आसान से आप देखिए, यहाँ पर साफ साफ दिखाया गया है ग्राफ में कैसे, एक तरीके से इनकी जब एक दूसरे दोनों आपस में दूर जा रहे हैं तो एक गैप हो जाएगा जो कि एक खाई का निर्माण करेगा। ये इसमें हम देखते हैं जिसकी सामान्य भ्रंशन जो होता है ये कुछ ऐसे होते हैं, और जब व्युत्क्रम भ्रंशन होता है तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, फिर भी गैप होता है ना, तो ये इस तरीके से भ्रंशन। और सर्पिल भ्रंशन जो होता है कुछ इस तरीके से होता है, ऊपर नीचे आ जाना, फिर भी गैप थोड़ा बहुत होना। ठीक है, तो इस तरीके से होना। वलन भ्रंशन क्या होता है, अब देखिए वलन क्या होता है, वलन का मैंने बता दिया, फोल्ड होना, मुड़ना। तो जब यानी कि दो चट्टानें हैं जो आपस में टकराती हैं ना, तो एक तरीके से जो चट्टानों में मुलायम होती है धीरे धीरे ऊपर उठने लगती हैं, यानी फोल्ड होने लगती हैं, मुड़ने लगती हैं। यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से आप देख सकते हो, साफ साफ देख सकते हो। यहाँ पर आप देखिए ना, यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से फोल्ड हो रही है। इसी प्रक्रिया को वलन कहते हैं। देखिए ये बार बार मुड़ रहा है ना, यानी कि जब लेयर बाई जब दबाव पड़ेगा एक दूसरे, तो जो भी नरम चट्टानें होंगी वो ऊपर उठती चली जाएंगी, ताकि वो क्योंकि दबाव डाल रही हैं। और इसमें सम्मित वलन हो सकता है जिसके एंगल दोनों सेम हो, और असम्मित जिसके दोनों एंगल सेम ना हो।
यानी कि ये वाला और ये वाला एक तरीके से ऐसे है, तो यहाँ पर और यहाँ पर जो एंगल बनेगा धरती के समांतर वो सेम हो सकता है, तो उसे सममित कहेंगे। और जब हो सकता है ऐसे हो जाए कुछ, तो ये असममित होता है। ठीक, तो ये है वलन के प्रकार, वलन के विषय में अब हम देखते हैं इसको डिटेल में थोड़ा और। देखिए, चट्टानों की रचना की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जिसे चट्टान चक्र कहते हैं। चट्टानों की निर्माण की प्रक्रिया निरंतर चलती है, जिसे चट्टान चक्र कहते हैं। ये एक पॉइंट था। हवा बहते पानी और अन्य कारकों के प्रभाव से चट्टानें टूटकर अलग अलग भागों में बढ़ जाती हैं, जिसे अपक्षय कहते हैं। ठीक है, वही तो मैंने कहा ना कि हवा या फिर बहते पानी या फिर अन्य कारकों के कारण जब जो पहाड़ है उसमें टकराव के कारण बार बार वो टूट जाता है, तो इसी क्रिया को भागों में बढ़ जाना ही अपक्षय कहते हैं। और अपरदन क्या होता है? इस टूटे हुए हिस्से को किसी दूसरे स्थान पर ले जाने की प्रक्रिया ही अपरदन होता है। ठीक है, और वलन क्या होता है? वलन हमने जो भी बताया। संपीडन, फोल्डिंग क्या होता है? तो संपीडन बल द्वारा सैलों के स्तरों यानी कि सैलों के संस्तरों यानी कि प्लेटों में मोड़ डाल देने की प्रक्रिया को ही वलन कहते हैं। धरातल पर अवसादी सैलों की रचना होते हुए समय इसके स्तर समतल होते हैं। जब उस समय तो समतल होता है, पर पृथ्वी के संपीडन गति के कारण जो होता है उन पर दूसरी विपरीत दिशा से पहले दबाव पड़ता है, यानी कि पहले दबाव पड़ता है तो उनमें सिकुड़न हो जाती है, जो मैंने बताया ना सिकुड़न, तो जिससे सिकुड़न उत्पन्न होता है और वे मुड़ जाती हैं। इसी प्रकार की रचना को हम वलन कहते हैं। हमने साफ साफ पहले ही समझा दिया है, आप इस लैंग्वेज को आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर जब आपस में चट्टानें टकराएंगी तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? उनको मुड़ना ही पड़ेगा, यानी कि जब दो चट्टानें मुड़ेंगी तो वो वलन का निर्माण करेंगी, यानी कि चट्टानों को मुड़ना। वलन जो होता है, फोल्डिंग शब्द पृथ्वी की सतह के नीचे होने वाले परिवर्तनों को संदर्भित करते हैं, और वलन चट्टानों में मौजूद मोड़, घुमाव और मोड़ का निर्माण करते हैं। वलन से जुड़ी कुछ जानकारियाँ। वलन की वजह से बनने वाले पर्वतों को हम वलित पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? वलित पर्वत। आपने सुना होगा ना वलित पर्वत का नाम, या फिर इसी को मोड़दार पर्वत कहते हैं। ठीक है, तो वलित पर्वत यानी वलन की वजह से होने वाले पर्वतों को वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत कहते हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं वलित पर्वत किसे कहते हैं। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं वलित पर्वत या फिर मोड़दार पर्वत किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि ऐसे पर्वत जो वलन की प्रक्रिया के द्वारा निर्माण हुए होते हैं उन्हें हम वलित पर्वत कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं समतल वलन, परिवलन, अधिक्षिप्त वलन और पंखाकार वलन जैसे कई आकृतियां का वलन में होती हैं। क्योंकि अब दबाव तो पड़ा है तो जरूरी नहीं एक ही जैसे हो। अब उसमें मिट्टी के अनुसार वो जो चट्टानें हैं, नर्म हैं, कठोर हैं, कैसे, तो उन चट्टानों के आधार पर निर्भर भी करता है कि किस तरीके की हमारी वो पर्वत जो निर्माण होगा, यानी कि जो वलन होगा, किस तरीके से फोल्डिंग होगी उसकी, तो वो अलग अलग आकार में हो सकती है। कुछ हो सकता है ऐसे मुड़ जाए, ऐसे यानी कि कुछ ऊपर समतल की तरह उड़ जाए, या फिर पंखाकार उड़ जाए। तो ये एक तरीके से वलन पर्वत यानी कि इसमें मुड़ने की कई प्रकार हो सकते हैं। अब हम देखते हैं भ्रंशन के विषय में देखते हैं। भ्रंशन क्या होता है? धरातल के समांतर लगने वाले बल के कारण सैल के परतों में पड़ने वाली दरार को भ्रंशन कहते हैं। धरातल के समांतर जो होती है, धरातल के समांतर लगने वाले बल के कारण सैल के परतों में पड़ने वाली दरार को भ्रंशन कहते हैं। आपने देखा होगा ना कई जगह पर जब गर्मियों में क्या होता है कि एक तरीके से जब काफ़ी सूखा पड़ने लगता है तो देखिए मिट्टी के काफ़ी ज़्यादा परत उखड़ जाते हैं, ऊपर निकल ऐसे सूखे बन जाते हैं ना, पपड़ी टाइप के, तो वहाँ पर भी देखिए गैप हो जाता है। तो ऐसे ही एक तरीके की भ्रंशन प्रक्रिया है, भ्रंशन की है। जब यहाँ पर चट्टानें क्या होती हैं, एक दूसरे से समानांतर दूरी जाती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि एक तरीके से गैप का निर्माण होता है, जो कि हमने पहले ही समझा दिया है आसानी से, ताकि लैंग्वेज को अब पढ़ने में आपको आसानी रहे। ठीक है, तो भूपटल की भौगोलिक प्लेटें दबाव तनाव के कारण संतुलन की अवस्था में नहीं रहती हैं, जिसका जब भी प्लेटों में खिंचाव अधिक बढ़ जाता है अथवा शिलाओं पर दोनों पार्श्व से पड़ा दबाव, जो बता रहा हूँ कि दबाव जो होता है, इनकी प्रेशर जो होता है, तनाव जो होता है, वो सहन शक्ति से बाहर हो जाता है, तब शिलाएं उनके प्रभाव से विस्थापित हो जाती हैं अथवा टूट जाती हैं। एक और की शिलाएं दूसरी ओर की शिलाओं की अपेक्षा नीचे या ऊपर चली जाती हैं। इसे ही भ्रंश कहते हैं, भ्रंशन प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने सारी चीज़ें आपको एक लैंग्वेज पहले ही समझा दिया था और यहाँ पर हमने लैंग्वेज में आसानी से समझा दिया, तो आप लोगों ने समझा होगा। अब देखते हैं अगला जो टॉपिक है, अपक्षय। अपक्षय क्या होता है? अपक्षय क्या होता है यानी अपक्षय पृथ्वी की सतह पर उसके आसपास के चट्टानों, मिट्टी, खनिजों को तोड़ने की प्रक्रिया है। क्या है? प्रक्रिया है। कोई पर्वत है, नदियाँ बार बार बह रही हैं, तो वो पत्थर जो है ना, धीरे धीरे उसके कुछ कंकड़ अलग अलग टूटते रहेंगे। यही टूटने की प्रक्रिया को हम अपक्षय कहते हैं। ये वायु के द्वारा हो सकता है, नदी के द्वारा, पहाड़ है जो, ये मिट्टी भी हो सकता है, मिट्टी के कटाव हो सकते हैं किसी कारण से, तो कुछ भी हो सकता है। ये अपक्षय की प्रक्रिया है, उसको अलग करना, तोड़ना। अपक्षय से चट्टानें बिना किसी विस्थापन के टूटती हैं। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें वातावरण का तापमान, नमी, चट्टान की संरचना, दाब और रासायनिक और जैविक कारक जो है एक साथ काम करते हैं। तभी कई दिनों में, कई वर्षों में धीरे धीरे वो चीज़ें कमज़ोर होती जाती हैं और धीरे धीरे वह टूट जाती हैं। तो अगला पॉइंट जो है
अगला पॉइंट, अपक्षय में चट्टानें बिना किसी विस्थापन के टूटती हैं, जबकि अपर्दन में क्या होता है, चट्टानें टूटी हुई चट्टानों या मिट्टी को अपने मूल स्थान से अलग हो जाती हैं, यानी कि उनको किसी दूसरे स्थान पर ले जाती है। ठीक है, उसको बोलते हैं अपर्दन प्रक्रिया। अपक्षय क्या होता है, अपक्षय चट्टानों को परिवर्तन के लिए तैयार करता है, जबकि अपर्दन जो होता है वास्तव में गति शामिल होती है उसमें। ठीक है, अपक्षय जो होता है, अपक्षय से टूटे भू पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह पर स्थानांतरित नहीं होती। अपक्षय जो होता है टूटे हुए भू पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाता। ये सब डिफिनीशन में अंतर जो है यही बता रहा हूँ, ये जो ले जाने की प्रक्रिया है वो अपर्दन होती है। अब हम देखते हैं अपर्दन के विषय में। अपर्दन क्या होता है, यह प्रक्रिया चट्टानों और मिट्टी को उनके मूल स्थानों से अलग करती है। अपर्दन में चट्टानों के कण पानी अथवा हवा के द्वारा से बहा दिए जाते हैं। अपर्दन सतह प्रक्रियाओं जैसे जल प्रवाह या हवा की वजह से होता है। ठीक है, अपर्दन चट्टानों को तोड़ने के बाद उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। ठीक है, तो अपर्दन क्या होता है, चट्टानों के टूटे हुए चट्टानों जो हिस्से होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। अपर्दन चक्र देखते हैं। अपर्दन चक्र यह समुद्र तल के ऊपर उठने के बाद धरातल पर होने वाले भूमध्यकृतियों के क्रमिक बदलावों का चक्र है। ठीक है, एक तरीके से अपर्दन जो होता है वो लगातार होता रहता है, कोई भी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, समुद्र तल तक ले जाता है, समुद्र तल से ऊपर, मतलब कि अपर्दन चक्र यह समुद्र चक्र से ऊपर उठने के बाद धरातल पर होने वाले भौम्याकृतियों के क्रमिक बदलावों का चक्र है। जब हमने आपको एकदम ईजी तरीके से हमने बता दिया। आगे हम देखते हैं इसमें अपर्दन चक्र से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। अपर्दन चट्टानों के टूटने और उससे निकले ढीले पदार्थों के जल, पवन, हिम इत्यादि की वजह से स्थानांतरित होने की प्रक्रिया है। तो अपर्दन क्या है, सिंपल से बताना है, चट्टानों के टूटने और उससे निकले ढीले पदार्थों के जल, पवन, हिमनद इत्यादि से स्थानांतरित करने की प्रक्रिया, स्थानांतरण करने की प्रक्रिया ही अपर्दन की प्रक्रिया होती है। अपर्दन चक्र से जुड़ी प्रमुख प्रक्रियाएं नदियों का अपर्दन है, जो सबसे प्रमुख, सबसे व्यापक और दृष्टिगोचर है। तो अपर्दन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका नदियां निभाती हैं। अब आगे हम देखते हैं ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि अपवाह तंत्र यानी कि इसको हम देखते हैं अपवाह तंत्र होता क्या है, इसके विषय में हम देखते हैं। अपवाह तंत्र का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, उसके विषय में पढ़ेंगे। आगे हम डिटेल में जब लैंग्वेज में पढ़ेंगे अपवाह तंत्र के प्रकार क्या है, इसके विषय में देखिए। अपवाह तंत्र जो होता है, एक तरीके से हम आपको बताने की कोशिश करें तो एक तरीके से नदियाँ होती हैं, जो भी एक जल स्रोत है, उनके बहाव की प्रक्रिया कैसे होती है, प्रोसेस कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे कैसे जाते हैं। अपवाह तंत्र यानी कि समझिए ना, पानी की जो होती है, जल जो स्रोत होते हैं उनको किस तरीके से वो कैसे फ्लो करते हैं, बहते हैं, एक नदियों का निर्माण कैसे होता है, किन किन जगहों पर कैसे कैसे वे बहती हैं, वही सारी चीज़ें उनकी आकृति हैं, ये अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती हैं। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं अपवाह तंत्र के प्रकारों में हम देखते हैं कई तरीके के होते हैं, जैसे कि यानी कि वृक्षाकार अपवाह तंत्र, यानी कि देखिए कुछ नदियाँ ऐसे बहती हैं, ऐसे ऐसे शेप में, फिर उसके बाद जाकर समुद्र में मिलती हैं ना। तो आपने देखा होगा कई तरह की आकृतियाँ बनती हैं। उसके बाद आयताकार अपवाह तंत्र आपने देखा होगा, कहीं कहीं पर ऐसे घूमते हुए नदियाँ फिर ऐसे आगे चलती जाए। ऐसे भी आपने देखा पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र, जब नदियाँ पहाड़ पर्वतों से निकलती हैं ना, देखते हैं पर्वतों के बीच से, तो उसे बोलते हैं पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र। अनुवर्ती अपवाह तंत्र जो धरती के सिराओं से जो पर्वत की सिराओं यानी कि ऊपरी बिंदु से निकलती हैं, तो उसको हम बोलते हैं अनुवर्ती अपवाह तंत्र। आर्य अपवाह तंत्र देखिए ना, यहाँ पर कई जो एक यानी कि कई नदियाँ एक संगम होता है, उसके चारों ओर कई सारी नदियाँ निकलती हैं, तो उसे अपवाह तंत्र इस रूप में जब देखने को मिलता है, अपवाह तंत्र यानी कि जल स्रोतों का, नदियों का बहाव जो होता है इस तरीके से होता है, तो उसे आर्य अपवाह तंत्र कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अपवाह तंत्रों में और कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि समांतर अपवाह तंत्र होते हैं, नदियाँ कई सारी समांतर में चलती हैं ना, फिर जाकर समुद्र में मिलती हैं। अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र, अंतःस्थलीय जैसे ये नदी है ना, नदियाँ जो है, तो नदियाँ एक तरीके स्थल पे, अंतःस्थलीय धरती के स्थल खंड पे जब बहती हैं, ठीक है, फिर मरुस्थल में जा जाती हैं, मरुस्थल में समा जाती हैं ना, मरुस्थल में समा जाती हैं, फिर मरुस्थल, तो अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र एक तरीके से मरुस्थल में होकर जब जाती हैं, तो और उसके बाद अध्यारोपित अपवाह तंत्र, अध्यारोपित दोनों तरफ से पहाड़ है, पर्वत है, तो उसके बीच से जब बहती हुई जाती है। क्रमहीन अपवाह तंत्र, कोई भी क्रमहीन, जैसे विपरीत दिशा से आती जाए आए और एक इसके इस विपरीत दिशा में ऐसे कुछ आ रही है, ये ऊपर साइड से, तो यहाँ पर जब से योग होता है तो ये कुछ नदियाँ ऐसे चल रही हैं, फिर उसके बाद ये दोनों मिलकर ऐसे आ रहे हैं, ऐसी नदियों को हम बोलते हैं क्रमहीन अपवाह तंत्र। और भूमिगत अपवाह तंत्र जो होता है, जैसे कि भूमि के नीचे नीचे जो जाते हैं, कभी कभी देखे होंगे ना, नीचे नीचे पानी बहते हैं, ऊपर ऊपर हल्का पहाड़ पर्वत ऐसे छोटे छोटे कंकड़ वगैरह, उसके नीचे नीचे आराम से पानी धीरे धीरे बहता रहता है, तो उसको बोलते हैं भूमिगत जल अपवाह तंत्र। इस तरीके से कई प्रकार हैं अपवाह तंत्र के, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं अपर्दन चक्र के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है, भूगोलवेत्ता मॉरिस डेविस थे। अब देखते हैं अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम के विषय में। अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम जो है, नदियों और उनकी सहायक धाराओं द्वारा बना जल प्रवाह का एक जाल तंत्र ही, नेटवर्क ही क्या होता है, अपवाह तंत्र होता है। इसमें नदियाँ एक स्थान से एक दूसरे से मिलकर जल के एक दिशीय प्रवाह का मार्ग बनाती हैं, ठीक है। ये सिंपल से आसान सी लैंग्वेज अब समझ में आ गई होगी कि अपवाह तंत्र है क्या। अपवाह तंत्र एक बार पुनः देख लेते हैं, ठीक है।
कि अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम जो है वो नदियों और उनकी सहायक नदी जो है उनके द्वारा बना जल प्रवाह का एक जाल मात्र जो जाल तंत्र होता है या नेटवर्क है। इसमें नदियाँ जो होती हैं एक दूसरे से मिलकर जल के एक दिशीय प्रवाह का मार्ग बनाती हैं। अपवाह तंत्र में गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी जैसी कई नदियाँ शामिल हैं। अपवाह तंत्र के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारियाँ उसे देखते हैं। अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्य रूप से भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। देखिए ना, जब नदी कोई जाती होती है, जा रही होती है, अगर उसके बीच में पत्थर आ गया, कुछ भी पहाड़ आ गया, तो वो दोनों साइड से निकल जाती है। यानी कि भौगोलिक आकृतियों पर निर्भर करता है, या फिर जिस मतलब कि जो भी सिस्टम जो भी है वो अपने नेचुरल रूप में वो धीरे धीरे, अगर मिट्टी आ रही, धीरे धीरे इसको काटते काटते वो अपना रास्ता बना लेती है। तो एक भौगोलिक आकृतियों के द्वारा निर्भर ऊपर उस चीज़ों पर नियंत्रण होती है। तो अपवाह तंत्र एक तरीके से जाल तंत्र है, नदियों के प्रवाह के जाल तंत्र है। और भारत में अपवाह तंत्र को उद्गम के आधार पर हिमालय नदियों और प्रायद्वीपीय जो नदियों में बांटा गया है। तो भारत में तो देखा जाए अपवाह तंत्र को तो एक हिमालयीय नदियाँ जो होती हैं या फिर प्रायद्वीपीय नदियों में बांटा गया है। गंगा नदी का अपवाह तंत्र जो अपवाह बेसिन है तंत्र है वो सबसे बड़ा है। इनकी पूरा इतना ज़्यादा फैला हुआ है ना, गंगा नदी देखते हो, गंगा नदी भर तो कितना ज़्यादा उसका मतलब कि अपवाह तंत्र एक जाल तंत्र होगा, कितनी जगह से बहती होगी। आपने देखो कितनी सारी सहायक नदियाँ हैं उसके, कैसे कैसे यानी वो डेल्टा भी बनाती है, सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा गंगा नदी जो बनाती है ना। और उसके बाद देखते हैं अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम के कई प्रकार होते हैं, जो हमने पहले ही बताया था। जैसे वृक्षाकार, यह सबसे आम प्रकार का है अपवाह तंत्र। इसमें नदियाँ पेड़ की जड़ों और शाखाओं के तरल फैली होती है, सॉरी। तो यह सबसे आम प्रकार का अपवाह तंत्र है। इसमें नदियाँ जो होती हैं, नदियाँ पेड़ की जड़ों और शाखाओं की तरह फैली होती हैं। यह पैटर्न जो होता है तब बनता है जब नदी जो है ढलान के मुताबिक बहती है, और उत्तरी मैदान के नदियाँ इसी प्रतिरूप का उदाहरण होती हैं। आर्य प्रतिरूप जो बताया था, जब नदियाँ जो होती हैं किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं तो उसे आर्य प्रतिरूप कहा जाता है। और जैसे कि अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियाँ जो होती हैं इसी प्रतिरूप का उदाहरण है। समानांतर नदी प्रणाली, यह पैटर्न तब बनता है जब नदियाँ लंबी और समांतर भू आकृतियों के क्षेत्र में बहती हैं। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ जैसे गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और तुंगभद्रा, ये जो नदियाँ इसी प्रतिरूप का उदाहरण हैं। ट्रेल्स यानी कि जालीदार नदी प्रणाली जो है, यह पैटर्न तब बनता है जब नदियाँ मुड़ी हुई स्थलाकृति में बहती हैं। यह कठोर और नरम चट्टानें जो होती हैं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। तो हमने एक तरीके से आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कई तरह के जो एग्जाम्पल हैं अपवाह तंत्र के आकृति जो प्रतिरूप होते हैं उसको हम लिख सकते हैं। यह पैटर्न तब बनता है जब नदियाँ भ्रंश युक्त भू आकृतियों वाले इलाकों में बहती है, ठीक है, आयताकार। उसके बाद देखते हैं अपर्दन चक्र। अब देखते हैं अपर्दन चक्र के विषय में पढ़ाया था ना, उसमें अपर्दन चक्र में जो सिद्धांत दिए उसके विषय में पढ़ेंगे। तो जो अपर्दन चक्र के जनक माने जाते हैं जो मॉरिशस डेविस हैं, उनके विषय में भी पढ़ेंगे, उनका सिद्धांत क्या कहता है। तो अपर्दन चक्र इसकी परिभाषा क्या है जो हमने पढ़ा भी है। परिभाषा एक तरीके से हम जो अपर्दन चक्र वह समय की अवधि है जिसके द्वारा उत्थित भूखंड अपर्दन के प्रक्रम द्वारा अपर्दित होकर एक आकृति विहीन मैदान में परिवर्तित हो जाती है, तो उसी को बोलते हैं अपर्दन चक्र। तो एक तरीके से कोई चीज़ का उत्थान हो रहा है तो उसका नष्ट भी होगा, यानी कि कोई पर्वत बना है तो एक दिन एक ऐसा समय आएगा जब पर्वत भी नष्ट हो जाएगा। कोई मैदान है तो मैदान की हो सकते वो झील बन जाए, तालाब बन जाए वहाँ पर धीरे धीरे कटाव के कारण। तो मतलब यही कहा जा रहा है इसमें कि जो भी चीज़ है ना, अपर्दन चक्र जो है वह समय की अवधि है जिसके द्वारा उत्थित जो भूखंड अपर्दन के प्रक्रम द्वारा अपर्दित होकर एक आकृति विहीन मैदान में में परिवर्तित हो जाना ही अपर्दन चक्र होता है। इसमें डेविस जो मॉरिशस डेविस थे, उन्होंने अपर्दन चक्र को समझाने की कोशिश की है। पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित उन्होंने दो लोगों का इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों के दोनों। इसमें डेविस अपर्दन चक्र है और एक है पेंक का अपर्दन चक्र, ठीक है। तो अब इसको हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं डेविस का अपर्दन चक्र। इन्होंने 1899 ईस्वी में इस चीज़ को प्रतिपादित किया था, ठीक है। एक बार हम साफ कर लेते हैं इसको। अब देखते हैं डेविस का अपर्दन चक्र 1899 दिया था। पर्वतों की अवस्थाओं का, जो पर्वत की अवस्था होती है ना, ये उनकी भौगोलिक चक्रण सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। कैसे पर्वत का निर्माण होता है और कैसे समय के साथ साथ पर्वत कोई अपने मैक्सिमम ऊंचाई चोटी पर मैक्सिमम शिखर तक होता है और धीरे धीरे उसका नष्ट हो जाना, इनके मैदान में बदल जाना, इसके विषय में उन्होंने सिद्धांत दिए थे, डेविस ने और पेंक ने, दोनों ने अपने अपने मत के अनुसार। तो देखते हैं अब डेविस ने तो कुछ सिद्धांत जो दिए हैं उसके विषय में पढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, उन्होंने बताया पर्वत की 3 अवस्था होती है। एक तो युवा अवस्था होती है, एक प्रौढ़ावस्था होती है और एक वृद्धावस्था होती है। जब ऐसी सिचुएशन आती है, जब ऐसा मतलब कि एक तरीके से युवा अवस्था होती है, तब तो पर्वत पूर्ण रूप से अपना निर्माण हो रहा होगा कि नहीं। और उसके बाद प्रौढ़ावस्था में, यानी कि जब अपनी मैक्सिमम ऊंचाई पे हो चुका होगा तो उसमें उसको बोलते हैं प्रौढ़ावस्था। और फिर क्या होगा, वृद्धावस्था, धीरे धीरे फिर वह अपने पतन की ओर जब उसका
एक तरीके से अपर्दन होने लगेगा धीरे धीरे, वो कमज़ोर, इनकी उसका अपर्दन होता जाएगा धीरे धीरे, वो पर्वत छोटी होते चली जाएगी, उसकी ऊंचाई घटती चली जाएगी और कुछ समय, कई वर्षों में, कई अरबों वर्षों में धीरे धीरे वो मैदान का रूप ले लेता है। तो ये इस तरीके से पर्वतों की अवस्था के विषय में बताया गया है। तो ये 3 अवस्था है पर्वतों की: युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। देखिए, स्थल स्वरूपों के निर्माण का एवं विकास के 3 प्रमुख कारक उन्होंने बताया: एक संरचना, एक प्रक्रम और एक है अवस्था। अवस्था क्या होती है? देखिए यहाँ पर एक ध्यान से देखिए, ये एक मान लीजिए एक ग्राफ के माध्यम से उन्होंने समझाया, भौगोलिक चक्र का ग्राफ प्रदर्शन उन्होंने जो किया है इस तरीके से बताया। उन्होंने बताया क्या, देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेविस का जो था ये था कि प्रारंभ से अपर्दन नहीं होता, प्रारंभ से ही अपर्दन नहीं शुरू हो जाता। ऐसी सिचुएशन में उन्होंने यही बताया था कि प्रारंभ में, शुरुआत से ही अपर्दन नहीं शुरू होता। ऐसा क्यों? ये देखिए, आप ग्राफ से समझिए। जैसे ये ग्राफ है तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो है ऊपर वाली ऊंचाई, तो जब पर्वत होगा, एक पर्वत जो होगा, जो धीरे धीरे क्या होगा, निर्माण होगा, तो पहली जो अवस्था में होगा तो उस समय तो यानी कि अपर्दन तो होगा ही नहीं। ठीक है, अपर्दन तो शुरुआत प्रारंभ से तो नहीं होता। अपर्दन जो होता है वो होता है यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर मैक्सिमम ऊंचाई पर पहुँच जाएगा तो धीरे धीरे अपर्दन शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे वो क्या होगा, वृद्ध हो जाएगा। तो प्रौढ़ावस्था में वो क्या हो जाएगा, युवावस्था तक उसमें अपर्दन नहीं होता, फिर धीरे धीरे प्रौढ़ावस्था में जब उसकी जो एक तरीके से बढ़ने की जो क्षमता है, वृद्ध की बढ़ने की जो क्षमता है वो कम हो जाए, किससे, जो अपर्दन की क्षमता से, तो वो उस समय यानी कि अपर्दन की क्षमता तो ज़्यादा होगी तो धीरे धीरे फिर नष्ट होने लगेगा। फिर प्रौढ़ावस्था आ जाएगा, फिर प्रौढ़ावस्था के बाद वृद्धावस्था में धीरे धीरे वो चीज़ें नष्ट होती चली जाएंगी, अपर्दन होता चला जाएगा। यही डेविस का मत था। और इसमें आलोचक कमी उन्होंने जो बताई थी, कमियों में सबसे महत्वपूर्ण कमी थी कि उन्होंने बता दिया था कि प्रारंभ से अपर्दन नहीं होता। सबसे बड़ी कमी उनकी यही थी। ठीक है, तो इसमें पूछ सकते हैं कि इन्होंने कौन कौन से प्रक्रम दिया। तो एक संरचना है, स्ट्रक्चर जो होती है, एक प्रोसेस होती है इस चीज़ के विषय में, और तीसरी चीज़ होता है अवस्था। ठीक है, आगे हम देखते हैं पिंक का अपर्दन चक्र। पिंक का अपर्दन चक्र, इसमें देखते हैं इन्होंने भी पर्वतों के उत्थान से संबंधित और उसके अपर्दन की प्रक्रिया से संबंधित उन्होंने एक सिद्धांत दिया है, पिंक का अपर्दन सिद्धांत। इन्होंने भी बताया कि पर्वतों का कैसे निर्माण होता है और धीरे धीरे उसका कैसे नष्ट हो जाता है। तो इन्होंने बताया उत्थान के आरंभ से ही अपर्दन शुरू हो जाता है। इन्होंने क्या बता दिया, उत्थान के आरंभ से ही अपर्दन शुरू हो जाता है। ऐसे स्थिति में अपर्दन जो स्वस्वरूपों इनके स्थल स्वरूपों के उत्थान की अवस्थाओं को 3 भागों में बांटा है, विभाजित किया है। एक प्रथम अवस्था होती है, एक मध्य अवस्था, एक अंतिम अवस्था। इनकी उत्थान दर जो होती है तेज होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इनकी जब ऐसी सिचुएशन में जो होता है, प्रथम अवस्था में जो होता है उत्थान दर बहुत ज़्यादा होती है। और उसके बाद क्या होता है, इनकी यहाँ पर उत्थान दर इतनी ज़्यादा होती है कि उसमें पता ही नहीं चलता कि अपर्दन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद लेकिन हो रहा होता है इनके अनुसार। ठीक है, और उत्थान दर जो होता है वो बराबर हो जाता है किसके, इनके अपर्दन दर के बराबर हो जाता है। तो यानी कि यहाँ पर समांतर फिर चलने लगता है, उसी ऊंचाई पर रहता है कई वर्षों तक, कई हजारों अरबों वर्षों तक वो समांतर उसी पैरेलल सिचुएशन में बना रहता है। फिर क्या होता है, उत्थान जो दर है वो घटने लगती है और जो अपर्दन दर है वो मतलब कि उससे घट जाती है उत्थान दर। तो फिर अपर्दन तेजी से होने लगता है। जब अपर्दन तेजी से होने लगता है तो ऐसे सिचुएशन में उस पहाड़ की ऊंचाई धीरे धीरे घटती चली जाएगी और एक समय आ जाएगा पर्वत नष्ट हो जाएगा। यही उन्होंने पिंक का अपर्दन चक्र सिद्धांत था। तो इसके विषय में हमने देखा। अब थोड़ा हम देख लेते हैं इनका जो इनकी थ्योरी के रूप में। तो डेविस के अपर्दन चक्र का सिद्धांत, डेविस के अपर्दन चक्र सिद्धांत के मुताबिक भौगोलिक चक्र अपर्दन की वह अवधि है जिसमें उत्थित भूखंड अपर्दन की वजह से समतल मैदान में बदल जाता है। सिंपल से उन्होंने जो बताया, पर्वत का मैदान में बदलना। ठीक है, पर्वत कैसे निर्माण हुआ और कैसे वो नष्ट हो जाएगा समय के साथ साथ, इसी का उन्होंने बताया था। डेविस के इस सिद्धांत से जुड़ी कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं। डेविस ने अपर्दन चक्र के मुताबिक पर्वतों की स्थिति को 3 चरणों में बताया था। कौन? युवावस्था, परिपक्वता अवस्था या फिर प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। युवावस्था में क्या होता है, भूभाग के उत्थान से शुरू होने वाली इस अवस्था में नदियां और अन्य कटाव के कारक सबसे ज़्यादा सक्रिय होते हैं। इस अवस्था में पर्वतों में खड़ी ढलाने और उच्च राहत होती है। ठीक है, परिपक्व अवस्था में, इस अवस्था में भूदृश्य का क्षरण होता है और घाटियाँ चौड़ी होती जाती हैं, नदियाँ घुमावदार होकर बाढ़ के मैदान बनाती हैं। और वृद्धावस्था में क्या होता है, इस अवस्था में भूदृश्य का काफ़ी क्षरण हो चुका होता है और घाटियाँ चौड़ी और समतल हो जाती हैं और नदियाँ जो होती हैं, नदियाँ सीधे रास्तों पर अनुसरण करती हैं और भूभाग स्थिरता की स्थिति में पहुँच जाती हैं। देखिए, हमने क्या बताया कि जैसे ये 2 पर्वत हैं। ठीक है, अब इसके बीच में नदियाँ बह रही, तो नदियाँ जो बहेंगी तो इन पत्थरों को काटेंगी। तो शुरुआत में तो कम काटेंगे जब युवा अवस्था होगी, क्योंकि ये बढ़ भी तो रहा है ना। लेकिन जब प्रौढ़ावस्था है तो और उसे काट देगी। तो यानी कि जब काट देगी तो सबसे पहले वी आकार की घाटी बनती है। जब और ज़्यादा काट जाएगा, हिमनद वगैरह आएगा, तो वो क्या होगा, उसको यूं आकार की घाटी बना देगी और चौड़ी हो जाएगी। देखिए, घाटी और चौड़ी, गार्ज बना देगा, कैनियन बना देगा और गहरी बनती चली जाएगी। इनकी पर्वत को काटते चला जाएगा ना। जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, इतना ऐसे
देखो ऐसे हो जाएगा, जब काट देगा पूरा, इनकी काटते चला जा रहा है तो धीरे धीरे समतल हो जाएगा और समतल मैदान के रूप में वही चीज़ें बताया गया है यहाँ पर कि समतल हो जाती हैं। नदियाँ धीरे धीरे रास्तों का अनुसरण करती हैं और धीरे धीरे पहाड़ को भी पूरा तोड़ डालती हैं, पूरा नष्ट कर देती हैं। ठीक है, ये है। डेविस ने 1899 ईस्वी में भौगोलिक चक्र की संकल्पना दी थी। डेविस के मुताबिक स्थल स्वरूप संरचना प्रक्रम और समय का नतीजा है। जो स्थल स्वरूप है, स्थल स्वरूप संरचना जो है, प्रक्रम जो है और समय का ये नतीजा होता है। कई समय वर्षों के बाद ये प्रक्रिया के दौरान इस संरचना स्थल में परिवर्तन आता है। इन तीनों कारकों को डेविस का त्रिकूट कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकूट कहते हैं। और स्थल स्वरूपों का विकास क्रमिक रूप से होता है। ये पर्यावरणीय बदलावों के मुताबिक स्थल स्वरूपों का क्रमबद्ध अनुक्रम बनता है। ठीक है, स्थल स्वरूपों का जो विकास होता है क्रमिक रूप से होता है। पर्यावरणीय बदलावों के मुताबिक स्थल स्वरूपों का क्रमबद्ध अनुकरण बनता है। अपर्दन की प्रक्रिया उत्थित भूखंड में, जो अपर्दन की जो प्रक्रिया है उत्थित भूखंड से शुरू होकर समतल मैदान पे खत्म होती है। जो सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, कि कोई भी पर्वत है वो समतल मैदान में बनने की प्रक्रिया अपर्दन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, नदियाँ तब तक घाटी को गहरा करती हैं जब तक कि वे प्रवणित ना हो जाए। इसके बाद नदियाँ पार्श्विक अपर्दन से अपनी घाटी चौड़ी करनी शुरू कर देती हैं। यानी कि सबसे पहले गहरी करेंगी और गहरी करेंगी, फिर उसके बाद अपनी ये जो घाटी है उसको चौड़ी करती जाएंगी, इस साइड तोड़ती चली जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से तो नदियाँ किस तरीके से अपर्दन करती हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे हम देखते हैं नदियों का अपर्दन, इसमें देखते हैं जो अगला जो है जो सिद्धांत दिया, पेंक का अपर्दन चक्र सिद्धांत। दूसरा जो है पेंक का अपर्दन चक्र सिद्धांत। ठीक है, तो इसमें उन्होंने क्या बताया है, इस सिद्धांत के माध्यम से, यानी कि उन्होंने पेंक के अनुसार इस चक्र सिद्धांत में जर्मन भूगोलवेत्ता जो कि थे पेंक, 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी के शुरुआत में दिया गया था। यह सिद्धांत भूदृश्यों के विकास में अहम भूमिका निभाता है। इस सिद्धांत के बारे में कुछ जानकारियाँ हैं। पेंक का मानना था कि पृथ्वी की सतह को 3 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। एक तो ग्रास फॉल्ट और दूसरा ग्रास फॉल्ट और सामान्य डोमिंग, और दूसरा है शुद्ध डोमिंग, और तीसरा होता है स्थिरता। ठीक है, ये कुछ चीज़ें उनके नाम थे, क्षेत्र के नाम थे। 3 तरह के क्षेत्र जो हमने देखा, जो वहाँ पर हमने बताया था प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, वो उन्हीं का नाम है एक तरीके से, जो उन्होंने रखा था पेंक के अनुसार। पेंक ने अपर्दन चक्र के लिए एक नीचा आवृत्तिहीन मैदान की अवधारणा दी थी, जिसे उन्होंने प्राइम रूम्प नाम दिया था। ठीक है, तो मैदान की अवधारणा दी जिसे उन्होंने प्राइम रूम्प की नाम दिया। पेंक के मुताबिक प्राइम जो होता है, प्राइम रूम्प का पेंक के अनुसार मुताबिक प्राइम रूम्प एक प्रारंभिक संप्राय मैदान होता है, जिसमें ना तो ज़्यादा ऊंचाई होती है और ना ही ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण उच्चावच होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि पेंक और जो डेविस थे उनके अपर्दन चक्र सिद्धांत, पर्वतों से संबंधित जो सिद्धांत है उसको भी देखा, कैसे उन्होंने बताया पर्वत निर्माण होता है, कैसे नष्ट होता है। इनका महत्वपूर्ण था, डेविस में यही सबसे बड़ी कमी थी, इन्होंने अपर्दन शुरुआत से ही बता दिया कि नहीं होता है, जबकि इन्होंने बताया था शुरुआत से अपर्दन चक्र होता है। अलग अलग अपने अपने सिद्धांत दिए। तो इस तरीके से हमने देखा यूनिट 3 का जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में हमने देखा क्या क्या था। जैसे कि हमने पढ़ा सबसे पहले सेल क्या होते हैं, सेलों के प्रकार हमने देखा। सेल 3 तरह के, अग्नि सेल, औषधि सेल और कांत्रिक सेल, यानी कि इसी को बोलते हैं रूपांतरित सेल। फिर इनके विषय में अलग अलग चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ें देखी। फिर उसके बाद हमने देखा वलन देखा, भ्रंशन देखा, अपक्षय देखा, अपर्दन देखा इसके विषय में। फिर अपर्दन चक्र देखा और फिर अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम देखा। फिर अपर्दन चक्र के अंतर्गत हमने डेविस का जो सिद्धांत था, डेविस का सिद्धांत और पेंक का सिद्धांत जो था अपर्दन से संबंधित सिद्धांत, उसको हमने महत्वपूर्ण रूप से देखा, जो भी था ग्राफ के मदद से। इस तरीके से हमने कंप्लीट यूनिट के सभी टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया। तो आई होप दैट कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं इसी तरीके से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।